हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, बोरॉन फैमिली की। नेक्स्ट हम कर रहे थे कार्बन फैमिली के बारे में। उसमें भी हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर कुछ कंपाउंड्स करे कार्बन के, फिर हमने उसकी रिएक्टिविटी देखी। सो आज हम करने वाले हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप फॉर्म जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमोर्फस फॉर्म। अब क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम ऐसे, मतलब रिपीटेड स्ट्रक्चर होता है, जैसे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और रिपीटेड मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एमोर्फस सॉलिड में रेंडमली कहीं भी मॉलिक्यूल प्लेस कर दिए जाते हैं। तो ये जो रेंडमनेस होती है, किसी भी जो रेंडमनेस होती है किसी भी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स की, उसको हम एमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। और जो अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल और रिपीटेड मॉलिक्यूल जिसमें प्रेजेंट है, उसको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। तो कार्बन भी एग्जिस्ट करता है क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमोर्फस फॉर्म दोनों में, जिसमें से हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टू फॉर्म्स है कार्बन की जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो है डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 1985 में कार्बन की एक और एलोट्रोपिक फॉर्म डिस्कवर की गई, जिसका नाम था फलरीन। तो हम इनको अब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि डायमंड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेफाइट और फलरीन्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं डायमंड के बारे में। अब ऑफ कोर्स डायमंड आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक चमकती हुई चीज जो कि बहुत महंगी मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकली, तो जो डायमंड होता है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक कार्बन एटम के साथ यहाँ पर 4 और कार्बन लगे होते हैं, और ऐसे ऐसे रेंडमली हमारे पास हर एक कार्बन एटम मिलकर डायमंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होती है, और इसका स्ट्रक्चर स्पेस में एक्सटेंड करता है, जिसकी वजह से ये हमें देता है रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। अब ये जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इन बॉन्ड्स को हम एक्सटेंड करके ऐसे तोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसे खींचकर इनको हम नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए ही डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है अर्थ पे, क्योंकि हम इनके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से मिलकर बना होता है, और और साथ ही इसका स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसको भी हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर डायमंड के पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सटेंडेड कोवलेंट बॉन्ड, हम इनको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर इसके पास कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, फिर भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि जनरली जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है वो वीक माना जाता है। तो अगर वो वीक होगा बॉन्ड और इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स उसके लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, डायमंड के केस में यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वो इसलिए होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रक्चर की इसका, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसकी वजह से जो बोन्स होते हैं वो वीक होने के कारण भी इसके स्ट्रक्चर में बोन्स इस तरह से अरेंज है कि कार्बन कार्बन बोन्स को हम ब्रेक कर ही नहीं सकते, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इन जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड जनरली हमारे पास वीक बॉन्ड होता है, लेकिन डायमंड में क्योंकि उसका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होता है, तो उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। अब डायमंड का स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखा दिया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 4 कार्बन अटैच्ड होते हैं कार्बन के साथ। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर में होता है। इसका स्ट्रक्चर की मैं आपको पिक्चर दिखा दूं,
इसके स्ट्रक्चर की मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी, आप देख सकते हैं इसका लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें जो हमारी लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू जुड़ी है और इनके बीच का डिस्टेंस होता है 340 पिकोमीटर एंड ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग। मतलब यहाँ पर ऐसे करके प्लेनर हेक्सागोनल रिंग प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे करके रिंग्स में ये प्रेजेंट है, ये हेक्सागोनल रिंग है। सिक्स कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे ये प्लेनर फॉर्म में लेयर्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें ईच कार्बन एटम हमारे पास इस हेक्सागोनल रिंग में ईच कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। डायमंड में आपके पास जो कार्बन एटम था उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट होता है एंड मेक्स 3 सिग्मा बॉन्ड विद अदर एटम एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स अ 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और चौथा जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज्ड होते हैं पूरी शीट के ऊपर और इसी वजह से वो मोबाइल भी होते हैं और मोबाइल होने की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। और ये लेयर, क्योंकि ये लेयर में प्रेजेंट होता है तो इसको क्लीव करना मतलब काटना आसान होता है, इसीलिए बहुत ही सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से इसको एज अ ड्राई लुब्रिकेंट यूज किया जाता है मशीन्स में। अब ये तो हो गई ग्रेफाइट की बात। अब देखा आपने कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म में सबसे पहले डायमंड आया जो कि एक हार्ड सब्सटेंस है, फिर ग्रेफाइट आया जो कि बहुत सॉफ्ट सब्सटेंस है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब लास्ट जो थर्ड डिस्कवर किया गया था वो था फुलरीन्स। अब फुलरीन बनता है जब हम ग्रेफाइट को हीट करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन एंड हीलियम। तब हमारे पास जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं फुलरीन्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुलरीन्स ये एक ऐसा कार्बन का सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बिकॉज दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग डैंगलिंग बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको उसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब फुलरीन्स का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है C60 मोलिक्यूल्स का और ये एक बोल की तरह लगता है, सोकर लाइक बोल। फुलरीन के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बकमिनिस्टर फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलरीन, ये जो हमें केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें 26 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं और 12 हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, जिसमें से जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो 6 या 5 किसी भी मेंबर के साथ फ्यूज कर सकती है, लेकिन जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है वो सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग के साथ ही फ्यूज करती है। इसमें सारे कार्बन इक्वल होते हैं और सारे ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की, वैसे ही ये सबसे ज्यादा थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की। और जो हमारे पास सफेरिकल फुलरीन्स आती हैं उनको हम बकी बोल्स भी बोलते हैं। एंड अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक और चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि फुलरीन सबसे मतलब प्योर फॉर्म है कार्बन की, वैसे ही ग्रेफाइट जो है हमारे पास वो थर्मोडाइनेमिकली सबसे स्टेबल फॉर्म होती है कार्बन की। बाकी जितनी भी फॉर्म्स आती हैं वो सारी इम्प्योर फॉर्म होती हैं ग्रेफाइट और फुलरीन्स की। अब यूजेस क्या होते हैं ग्रेफाइट का? पहला यूज है कि इसको प्लास्टिक मटेरियल में ग्रेफाइट फाइबर्स को यूज किया जाता है उसकी वेट और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। ग्रेफाइट फाइबर्स को प्लास्टिक मटेरियल में डाला जाता है ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो सके। और बीइंग अ गुड कंडक्टर, मैंने आपको बताया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वजह से इसको बैटरीज वगैरह में भी यूज किया जाता है। बाकी डायमंड का आपको पता है वो हार्ड सब्सटेंस होता है, तो उसको हम किस लिए यूज करते हैं? खरीदने के लिए और पहनने के लिए नहीं, एक और चीज के लिए यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इन लाइट। जो हमारे पास एलईडी बल्ब्स होते हैं उनके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है, उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। सो ये कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म्स थे कार्बन के एंड ये मैंने आपको 3 तरह के करवाए, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद वी कैन।